नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती के विज्ञान और इसकी पूरी स्ट्रैटेजी को डीकोड किया जाएगा। वैसे अक्सर यही सोचा जाता है कि ये तो कोई पैदाइशी गुण है या शायद सिर्फ कुछ खास लोगों में ही पाया जाता है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। असल में मेंटल टफनेस एक न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक स्किल है जिसे पूरी तरह से ट्रेन किया जा सकता है। ये कोई फिक्स ट्रेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी मांसपेशी है जिसे सही जानकारी और अभ्यास से लगातार मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए इस सफर के मुख्य बिंदुओं पर जल्दी से नजर डालते हैं। पहले हम समझेंगे कि मेंटल टफनेस आखिर है क्या, फिर इसका न्यूरल आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, सफलता की आदतें और आखिर में कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, डिफाइनिंग मेंटल टफनेस, मिथक से परे। अक्सर लोग सोचते हैं कि टफ होने का मतलब है कि स्ट्रेस फील ही न करना या दर्द को बस चुपचाप सहते जाना, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। असली मेंटल टफनेस इस बात में नहीं है कि इंसान को तनाव महसूस ही ना हो। जब कोई खतरा दिमाग के अलार्म सिस्टम, जिसे अमिगडाला कहते हैं, को ट्रिगर करता है, तो उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम कितनी तेजी से और पूरी तरह से शांत स्थिति में वापस लौटता है, वही हमारी असली मजबूती तय करता है। ये शुरुआती रिएक्शन के बारे में है ही नहीं, बल्कि इस बारे में है कि फोकस कितनी जल्दी वापस आता है। इस कंसेप्ट को गहराई से समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे एक मेंटल मॉडल के रूप में देखना। असल में मेंटल मॉडल किसी भी जटिल चीज के काम करने के तरीके का एक बहुत ही सरल स्पष्टीकरण होता है। जब रेजिलियंस को सिर्फ एक भावना मानने के बजाय एक स्पष्ट मेंटल मॉडल के रूप में अपनाया जाता है, तो भारी दबाव वाले हालातों को समझना और उन्हें नेविगेट करना काफी आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, द न्यूरल आर्किटेक्चर, लचीलेपन का जीव विज्ञान। देखिए, बायोलॉजी के मुताबिक दिमाग के 3 इंटरकनेक्टेड न्यूरल सिस्टम हमारी रिकवरी तय करते हैं। पहला, पीएफसी अमिगडाला सर्किट, जो भावनाओं को ऊपर से नीचे तक कंट्रोल करता है। दूसरा है एचपीए एक्सिस, जो स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को मैनेज करता है। और तीसरी है वेगल टोन। खतरे के बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कितनी तेजी से वापस दिमाग का कंट्रोल लेता है, यही ऑपरेशनल रिकवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट निकल कर आता है। तनाव के वक्त कॉर्टिसोल का लेवल कितना ऊपर जाता है ये उतना मैटर नहीं करता, बल्कि वो कितनी जल्दी वापस नॉर्मल होता है, यानी कॉर्टिसोल रिकवरी स्पीड। यही रेजिलियंस का सबसे बड़ा न्यूरोबायोलॉजिकल सबूत है। कॉर्टिसोल का तेजी से क्लियर होना दिमाग के हिप्पोकैम्पस को नुकसान से बचाता है, और इस रिकवरी को बढ़ाने में न्यूरोपेप्टाइड वाई जैसे केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ 2 शब्दों को समझना जरूरी है। अगर बिना रिकवरी के लगातार स्ट्रेस झेला जाए तो उसे एलोस्टैटिक लोड कहते हैं। ये ऐसा नुकसान है जो न्यूरल स्ट्रक्चर को अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक कंसेप्ट है होमिसिस। इसका मतलब है नियंत्रण के साथ चुनौतियों का सामना करना। जब ऐसे तनाव का सामना किया जाता है जिसे मैनेज किया जा सके, तो ये असल में दिमाग के रेजिलियंस सर्किट्स को फिजिकली स्ट्रांग बनाता है और नए न्यूरॉन्स पैदा करता है। इसी पर आधारित डॉक्टर सरूटो का ये 3 फेज प्रोटोकॉल है, जो भारी दबाव में भी दिमाग को फिर से वायर करने में मदद करता है। फेज 1 में गहरी और नियंत्रित सांसों के जरिए ऑटोनॉमिक फाउंडेशन को स्थिर किया जाता है। फेज 2 में अच्छी नींद और सिचुएशन को सही नजरिए से देखकर प्रीफ्रंटल रेगुलेशन मजबूत होता है। और फिर फेज 3 में आती है एरोबिक एक्सरसाइज और धीरे धीरे चुनौतियों का सामना करना, ताकि दिमाग सही कॉन्टेक्स्ट सीख सके। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, साइकोलॉजी और ग्रोथ माइंडसेट। बायोलॉजिकल हार्डवेयर के बाद अब मनोवैज्ञानिक सॉफ्टवेयर को समझना बहुत जरूरी है। सेड्यूरे इंटरनेशनल की ये हैंडबुक हमें सिखाती है कि भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, रोजमर्रा के तनाव को कैसे मैनेज किया जाए और एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप की जाए। ये सफलता के लिए आवश्यक माइंडसेट की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। अगर मेंटल टफनेस के कोर ट्रेड्स की बात करें तो इसमें लचीलापन, अटूट फोकस, जज्बातों पर कंट्रोल और एक उम्मीद भरा नजरिया शामिल है। साथ ही जिम्मेदारी के साथ रिस्क लेना भी बहुत अहम है। ये सब एक ग्रोथ माइंडसेट की निशानियां हैं। इस माइंडसेट वाले लोग जीवन में आने वाले झटकों को स्थायी हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी की तरह देखते हैं। इसके बिल्कुल उलट कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो मानसिक कमजोरी को दर्शाते हैं, जैसे खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, आत्मविश्वास की कमी, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करना, लगातार बहाने बनाना और पहली रुकावट आते ही हार मान लेना। इन बिहेवियर्स को पहचान लेना ही इन्हें ठीक करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है।
अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, सफलता की आदतें, बहानों से ज्यादा एक्शन। देखिए, हमारी आदतें ही हमारी मानसिक बनावट तय करती हैं। सफलता और विफलता के आदतों के बीच एक सीधा अंतर होता है। सफल होने वाले लोग हमेशा आगे की प्लानिंग करते हैं, ठोस एक्शन लेते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ असफलता अक्सर बिना प्लान के काम करने, एक्शन लेने से बचने और सिर्फ बहाने बनाने से आती है। जो लोग सच में टफ होते हैं, वे सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन लेते हैं। और असली टफनेस किसी एक चीज से नहीं आती। इसके लिए माइंड, बॉडी और स्पिरिट, यानी मन, शरीर और आत्मा, तीनों को एक साथ सिंक करना पड़ता है। दिमाग के लिए विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव टॉक, शरीर के लिए लगातार एक्सरसाइज और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और आत्मा के लिए ग्रैटिट्यूड और प्रकृति से जुड़ना बेहद जरूरी है। जब ये तीनों सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो किसी भी बड़े संकट के समय हमारा कोई एक सिस्टम अचानक से क्रैश नहीं होता। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, रियल वर्ल्ड टफनेस। देखते हैं कि ये थ्योरीज असल दुनिया में कैसे काम करती हैं। सबसे पहला और बेहतरीन उदाहरण टेनिस लेजेंड्स सेरेना विलियम्स का है। खेल के दौरान अत्यधिक दबाव, कड़े मुकाबलों और गंभीर चोटों के बावजूद उनका फोकस और सेल्फ बिलीफ हमेशा कायम रहा। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हाई स्टेक्स मोमेंट्स में उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है और अमिगडाला को हावी नहीं होने देता। दूसरा उदाहरण है एलन मस्क। वे एंटरप्रेन्योरियल रेजिलियंस की एक बेहतरीन मिसाल हैं। वे पब्लिक फेलियर को छिपाते नहीं, बल्कि उसे सीखने के एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मस्क का सफर उसी हॉर्मेसिस का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जहां व्यापार में बड़े झटकों के बावजूद तेजी से अडैप्ट करके इनोवेशन को आगे बढ़ाया जाता है। और फिर है मलाला यूसुफज़ई। एक बेहद गंभीर ट्रॉमा को ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन की आवाज बना देना कोई छोटी बात नहीं है। उनका अटूट साहस और उनकी मॉरल क्लैरिटी वास्तव में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और मजबूत इरादों का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब ये जानते हुए कि दिमाग का न्यूरल सर्किट लगातार सुन रहा है और खुद को रीवायर कर रहा है, अगली बार जब बायोलॉजिकल स्ट्रेस अलार्म बजेगा तो उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कैसे फ्रेम किया जाना चाहिए? क्या पैनिक को हावी होने दिया जाए या फिर रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल करके बाउंस बैक किया जाए? विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि टफनेस कोई गिफ्ट नहीं, एक